अब देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एसी फंडामेंटल। क्या? एसी फंडामेंटल या एसी सिस्टम। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपकी करंट होती है वो दो प्रकार की होती है। करंट आपकी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक। एक होती है आपकी डीसी और एक होती है आपकी एसी, ठीक। तो हम लोग इस चैप्टर में एसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। एसी और डीसी में अंतर आप लोगों को पता होगा, पता है? नहीं पता? बता ये आपकी डीसी हो गई और ये आपकी एसी। डीसी में क्या होता है? नो चेंज डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्या होती है? चेंज नहीं होती। नो चेंज डायरेक्शन मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपकी दो करंट है, तो ये आपकी डीसी हो गई और इसमें क्या होगा? चेंज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। डीसी में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और उसमें डायरेक्शन चेंज होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें लो फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें पावर फैक्टर, नो पावर फैक्टर होता है। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है? नहीं होता है। इसमें पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ठीक, ओके। अच्छा, और क्या होता है? इसका यूज क्या है? यूज लिमिटेड है। क्या है इसका यूज? क्या है? लिमिटेड। और उसका यूज क्या है? वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत ज्यादा यूज है। तो मोस्टली ये डिफरेंस होता है एसी और डीसी में, ठीक है। और अगर और बहुत सा डिफरेंस तुम जानना चाहते हो तो क्या होता है कि इसका जनरेशन के लिए हमको क्या होगा? लागत ज्यादा होगी। इसके जनरेशन के लिए लागत क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसके जनरेशन की लागत क्या होती है? कम होती है, ठीक है। बाकी जब सेकेंड ईयर में आओगे तो और तुलना में पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई आपकी एसी। एसी को हम लोग बोलते हैं साइनसोइडल वेव। साइनसोइडल वेव इसलिए बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पॉजिटिव साइकिल। क्या कहलाता है? पॉजिटिव। ये क्या होता है आपका? निगेटिव, ठीक। क्या हुआ? एक ये पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मिलाकर क्या बनता है? एक साइकिल बनता है, ठीक है। इसको मिलाकर और इसको मिलाकर एक सेकंड। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये पॉजिटिव और फिर यहां से नेगेटिव, तो दोनों मिला के कितना बनाते हैं? 360, ठीक। मतलब ये मोशन है, यही मोशन जो है इसी मोशन में कन्वर्ट होगा, ठीक। इसी को बोलेंगे एक साइकिल, ठीक। क्या है? सर्कल से बन रहा है ना, ये सर्कल ही तो है, तो क्या कहते हैं? एक साइकिल, ठीक। एक चक्र। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या होगा? एक चक्र होगा। तो ये सीट क्या कहती है? ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक। समझ में आया ना? अच्छा, अब एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट होने में या करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक। मतलब ये पूरी एक साइकिल हो गई। एक साइकिल को होने में जो आपका टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
कैपिटल टी से। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि एक सेकंड में जितने भी साइकिल्स आपके बनेंगे, एक सेकंड में जितने भी आपके साइकिल्स बनेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपका पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, इसी तरह आपका कितने एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं? 50। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? 50 हर्ट्ज। समझ रहे हो? मतलब इंडिया में जो आपकी एसी करंट यूज होती है, एसी करंट या वोल्टेज, उसमें एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं? 50। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी इंडिया में? 50 हर्ट्ज है। और बाहर कंट्री में जब आप जाएंगे, बाहर कंट्री में जैसे आपका जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, वहां पे साइकिल की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी वैल्यू? 60 हर्ट्ज। क्या है? 60 हर्ट्ज। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 60 हर्ट्ज। क्लियर है? समझ में आया? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। ठीक, ये क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, फेज एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। ठीक, 0 से शुरू होता है और पाई पे खत्म होता है, फिर पाई से शुरू होता है, 2 पाई पे खत्म होता है। ठीक, पाई की वैल्यू आप ध्यान दो, यहां से स्टार्ट हुआ, पाई पे खत्म हुआ, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। भाई प्लस 8 भी होता है, वो दूसरा होता है, वो अलग चीज होगी। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, पाई की जो वैल्यू डिग्री की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज होगी। तुम बता रहे 22 बटा 7 वो भी होता है, वो अलग चीज है। यहाँ पे पाई अलग है। ठीक, तो यहाँ पे जो डिग्री की मतलब जो एंगल की वैल्यू होगी पाई की, वो क्या होगी? 180। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक, तो ये गया पॉजिटिव साइकिल 180, फिर 180 से कितना गया? 360। तो ये टोटल वैल्यू कितनी है? 360 है। तो एक सेकंड की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। तो मैं मतलब एक सर्किल बनाता है ये। ठीक है, अच्छा, समझ में आया? जो बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, अब ध्यान दो, जो साइकिल है और टाइम पीरियड है, इनमें 36 का आंकड़ा। किसका? 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा मतलब एक दूसरे के अपोजिट। मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t। 1/t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। ठीक, अच्छा, ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, चाहे आपकी करंट हो तो I max लिखेंगे, अगर वोल्टेज होगा तो V max लिखेंगे। क्लियर इतना? अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस पे RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IRMS से। अगर करंट के लिए लेंगे तो IRMS, वोल्टेज के लिए लेंगे, वोल्टेज के लिए लेंगे तो VRMS। ठीक, ये क्या होता है? इसकी वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है? देखो ये दो, ये क्या कहलाती है आपकी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक मान। तात्कालिक मान मतलब तात्क्षणिक मान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा। ठीक,
ये सब आपका क्या है, तात्क्षणिक मान है। मतलब किसी भी क्षण में किसी भी टाइम पर जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू होती है वो तात्क्षणिक मान कहलाती है। ठीक, तो अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये होती है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर, ठीक, बाय मीन। मीन मतलब क्या हो गया, मीन मतलब यहां पे हम लिख देंगे n, ठीक है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आरएमएस वैल्यू 0.70 I मैक्स। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहां तो नोट लगा लेना नीचे से, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है आपका एवरेज वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज मतलब, एवरेज मतलब क्या हुआ कि I1 अपॉन I2 प्लस अपॉन I3 एंड सो ऑन I3 अपॉन n कर दिया, ठीक। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 0.637 I मैक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं IAB से, ये भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आता है आपका फॉर्म फैक्टर। क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। इसके बाद क्या आता है बेटा, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, KF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो आपका आरएमएस वैल्यू होगा और जो आपका एवरेज वैल्यू होगा उनका रेशियो होता है, ठीक है। जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या होता है, रेशियो होता है। अब ध्यान दो, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है, देखो। अब आरएमएस की वैल्यू का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ये लिखा था 0.707 I मैक्स 0.77 I मैक्स हो गया। और एवरेज की वैल्यू में क्या फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है, तो लिखे हमने 0.637 I मैक्स। तो I मैक्स कैंसिल हो गया, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.11। तो KF की वैल्यू कितनी होती है, 1.11। मतलब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.11, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद एक आता है आपका पीक फैक्टर। क्या आता है, पीक फैक्टर। क्या आता है, टी फैक्टर, पीक 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 फैक्टर, हाँ, पीक फैक्टर। आ रहा है, चलो देखिए, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर ये क्या होता है आपका, ये होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KP से। ये होता है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपॉन आरएमएस वैल्यू का अनुपात होती है, ठीक, ओके, ठीक। अब IRMS को I मैक्स हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं, IRMS का फॉर्मूला और होता है, लिख लो, IRMS इक्वल टू होता है I मैक्स अपॉन √2। क्या होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वाली हमने यहाँ दी, तो I मैक्स, अब देखो √2 नीचे रहेगा तो क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो पता होगा तुम लोगों को। तो ये कैंसिल हो गया, I मैक्स X मैक्स। तो KP की वैल्यू क्या है, √2, √2 की
यूनिट क्या होगी 1.414, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या हुआ, फॉर्म फैक्टर के एफ बराबर आपका हो गया 1.11, ठीक। और जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर ये होता है आपका केपी, ये होता है आपका 1.414। इसको दोनों को आपको याद करना है, इसमें से न्यूमेरिकल्स, या आपसे पूछ लेगा कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब देखो ये फेज हमने बता दिया आपको, ये फेज होता है, ठीक। अब फेज में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउट ऑफ फेज, एक होता है इनर फेज। इनर फेज, ठीक। आउट ऑफ फेज क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये वोल्टेज हो गया, ये किसका है, वेव वोल्टेज का। अब जब करंट का वोल्टेज शुरू होगा, करंट का फेज शुरू होगा, तो ये मिड पर ये क्या होगी, π/2 वैल्यू होगी, ठीक। तो अगर हम बात करें, पहले आउट ऑफ फेज हम बताते हैं, मतलब वोल्टेज आपका 0 से शुरू हुआ है तो करंट क्या होगा, π/2 से शुरू होगी, मतलब करंट की वैल्यू यहां से शुरू होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों के बीच में π/2 डिग्री का अंतर आ गया, ठीक है, π/2 डिग्री का अंतर आ गया, ठीक। और ये तो हो गया आउट ऑफ फेज। इन फेज क्या होता है कि मतलब जिस डिग्री से आपका वोल्टेज शुरू हो रहा है उसी डिग्री से आपकी करंट शुरू होगी, ये कहलाएगा आपका इन फेज। मतलब दोनों का एंगल कितना हो गया, सेम हो गया, सेम एंगल से जब स्टार्ट हो गए दोनों लोग तो ये सेम इन फेज कहेंगे या सेम फेज कहेंगे। और अगर दोनों के बीच में π/2 डिग्री का अंतर आएगा एंगल का, तो क्या होगा, वो आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है। सेम फेज किस में कंडीशन होती है हम आपको बताएंगे आगे। जो आपका रजिस्टर होता है उसमें जब हम एसी को करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का अंतर होता है, इट मींस वो लोग क्या होते हैं, फेज में होते हैं। और आउट ऑफ फेज क्या होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में होता है, वो हम बाद में तुमको बताएंगे, ठीक है। इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, फेज अंतर, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो हमने अभी आपको बताया ये एसी करंट का बेसिक है पूरा, ठीक है। एसी करंट का ये पूरा बेसिक है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है।